दोस्तों नमस्कार। एक ऐसी शख्सियत से आज हम आपको मिलवाने वाले हैं जिसके बारे में सुनेंगे तो आप बहुत ज्यादा प्रेरित होंगे। अक्सर इस समाज में देखा गया है कि जब वो महिला अकेली पड़ जाती है तो उसको जीना मुश्किल हो जाता है। आज के युग में तो खैर महिलाएं बहुत कुछ कर रही हैं, लेकिन वो भी परिवार के साथ रहकर कर रही हैं। कई महिलाएं हैं जो अकेले रहकर बहुत कुछ कर रही हैं, लेकिन हमारे साथ ऐसी शख्सियत मौजूद है जिन्होंने अकेले होने के बावजूद भी, यानी कि पति के जाने के बावजूद भी, उन्होंने ऐसे बच्चों को कामयाब किया। ऐसे लोगों के बीच में रही हैं वो जिन बच्चों को उनके पिता भी ठीक नहीं कर सकते, यानी जो नशा करते हैं, नशे के आदी होते हैं, उनको लेकर एक सेंटर बना रखा है। और सेंटर भी आज से नहीं, लगभग 19 साल हो गए इस सेंटर को। 19 साल, 19वीं गोल्डन जुबली जो है इस बार मनाई गई थी और 20 साल होने वाले हैं। अब सवाल यह है कि 19 सालों से 20 सालों से एक नारी शक्ति का रूप हमारे बीच में है, जिन्होंने अपने बलबूते पर, क्योंकि 5-6 साल से तो मैं खुद देख रहा हूं, अभी तक सरकार का कोई भी नुमाइंदा ऐसा नहीं है जो इनको सहयोग दे चुका हो। हाँ, थोड़ा बहुत संस्थाओं से सहयोग मिलता है, लेकिन आप जानते हैं कि इतना बड़ा सेंटर चलाना, उनके लिए हेल्प करना, ये सारी चीज़। और फीस भी इनकी बड़ी नॉर्मल होती है। कई तो ऐसे होते हैं जिनसे ये फीस ही नहीं लेते हैं उनको ठीक करने के लिए। मैम, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो आने के लिए आपका। मैम, सबसे पहला मेरा सवाल बहुत गहनता वाला है कि वो कौन सा दौर और कौन सा वक्त था और क्या एज थी आपकी, आपके हस्बैंड की, जब आपने अपनी संस्थान का जन्म दिया, उसको जन्म किया और उसके बाद उसको चालू किया? मैं दिल्ली बोर्न हूँ और दिल्ली में पढ़ी लिखी हूँ और 22.5 साल की थी जब मेरी शादी हो गई। और शादी हो गई थी, शादी के 1 साल बाद ही मुझे पता लगा कि मेरे हस्बैंड, पता क्या लगा उस टाइम किसी को पता नहीं था, लेकिन हस्बैंड FCI में थे, सब कुछ ठीक था। और शादी ऐसे परिवार में हुई, जॉइंट फैमिली थी। हस्बैंड FCI में क्लास 1 ऑफिसर थे, पर अनफॉर्चुनेटली 2-3 साल में मतलब उस टाइम वो नशा कर रहे थे पर किसी को पता नहीं था। लेकिन धीरे हस्बैंड नशा करते थे? हस्बैंड नशा करते? हस्बैंड, अच्छा। और धीरे धीरे वही हालत हुई कि जो एक नशेड़ी के घर की होती है। इस दौरान मेरे 2 बच्चे हो गए, फैमिली सारी सेटल्ड हो गई, 2 नंदे थी, देवर थे, सबकी शादियाँ वादियाँ हो गई। उसके बाद जो तकलीफ सही कि वो एक्टिव एडिक्शन जो ब्राउन शुगर का था वो बड़ा पेनफुल था। और उसमें आदमी ना रो सकता है ना हंस सकता है। और सबसे बड़ी बात है कि क्लास 1 ऑफिसर होते हुए भी फाइनेंशियली वो नौकरी पर नहीं जाता था। जो नशा करेगा वो काम नहीं करेगा। ऊपर से जो बच्चों की अपब्रिंगिंग थी वो करनी बहुत मुश्किल हो गई। और सबसे बड़ी बात जो होती है कि धीरे धीरे जैसे घर में नशा होता है तो घर में कोई भी आपको मदद करना छोड़ देता है, चाहे आपके पेरेंट्स हो, चाहे आपके इन-लॉज हो। हाँ। सबसे बड़ी बात है आप सबसे कटने लग जाते हो और कोई भी आपके लिए वहां पर खड़ा नहीं होता। तो नशा एक ऐसी बीमारी है कि एक तो पारिवारिक बीमारी है और ये सब हमें नहीं पता था। 10-11 साल प्रॉपर ये कह लो कि आप मैंने उस नशे के साथ अपनी जीवन शैली कैसे मैंने बच्चों को बढ़ाया, पढ़ाया, लिखाया और अपने आप को से 99 तक, आप 83 में मेरी शादी हुई थी और 99 करीब हो गए 16-17 साल। 16-17 साल मैंने एक्टिव एडिक्शन को घर में झेला। तो इज्जत तो छोड़ो, सुकून भी नहीं था, फाइनेंशियल प्रॉब्लम थी, बच्चों के साथ में हमारी ज़रूरतें पूरी नहीं होती थी। लेकिन उसके बावजूद भी मेरे को एक स्टिग्मा था कि व्हाट द पीपल विल से, लोग क्या कहेंगे। तो मैं ना लोगों से बात नहीं करती थी इस बारे में, क्योंकि नशा एक अपने आप में एक ऐसा अभिशाप है कि लोगों को शर्म बढ़ जाती है। और वाकई मैं अपने आप को जानती हूँ कि मैं भी किसी से बात नहीं करती थी कि लोग क्या कहेंगे कि मेरा पति नशेड़ी है।
तो मैं किसी से इस बारे में बात नहीं करती थी। झूठ बोलना, अपने आप को छुपाना, तो ये सब बातें हमारी हो गई थी। लेकिन 99 में मुझे नारकोटिक्स का मैसेज मिला कि इसका इलाज संभव है। और उससे पहले क्या था कि नशे के दौरान ना बीमारियां बढ़ी थी, मतलब शरीर में घटना चले बीमारी। तो 99 में तो बच्चे भी हो गए होंगे? 88 बच्चे जब छोटे थे, अपब्रिंगिंग 88 में हो गया था छोटा वाला। लेकिन 99 तक मतलब 10-11 साल का छोटा वाला था, 13-14 साल की बड़ी लड़की। तो ये सब चीजें जो थी बड़ी मतलब तकलीफ दे थी। ना आदमी रो सकता है ना हंस सकता है, आपके साथ में कंधा देने वाला कोई नहीं है, क्योंकि नशेड़ी को तो अपने नशे से फुर्सत नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। आप क्या करेंगे? तो वो टाइम बड़ा मुश्किल टाइम था। और मैंने ट्यूशन पढ़ाया बच्चों को, बाहर काम किया, मतलब कि हर चीज मैंने मार्केटिंग की, लोगों से बातें, पर जो चीज जो करनी चाहिए थी शेयरिंग कभी नहीं करी। अच्छा, कोई आपका साथ देने वाला भी नहीं होता आपको, ऐसे माहौल में कोई साथ नहीं। जब नशा घर में आता है तो पेरेंट्स का और इन-लॉज का कोई साथ नहीं देता। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये सब चीजें झेलते झेलते जब 99 में मुझे मैसेज मिला तो मुझे एक बढ़िया, पहले तो लगा कि ये सब नहीं हो सकता, इतना साल हो गए थे झेलते झेलते। लेकिन रिहैब का मैसेज मिला, मैंने हस्बैंड को रिहैब में डाला। जब रिहैब में डाला तो फिर मैंने रिहैब के बारे में पढ़ा लिखा, फिर मैंने स्टडी करी, फिर मैंने सोचा कि कितना टाइम, अगर ये पहले मेरे को मैसेज मिल जाता जी तो शायद जिंदगी और सुकून हो जाता। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन नहीं, अब वो करते 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 जब हस्बैंड का इलाज हुआ और वो बाहर आए, तब समझ में आया कि ये प्रिवेंटिव डिजीज है, कि हम इसको क्योर नहीं कर सकते लेकिन प्रिवेंशन कर सकते हैं, कि हम इसको बिल्कुल जड़ से खत्म नहीं कर सकते, लेकिन हम इतना कर सकते हैं कि जिंदगी सुचारू रूप से चल सके। तो वहाँ से फिर मेरा सफर शुरू हुआ। फिर मुझे लगा कि मेरे जैसी पता नहीं कितनी औरतें हैं, कितनी महिलाएं हैं कि उनके घर में ये प्रॉब्लम चल रही है और वो सफर कर रही है। वहां से मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा, फिर मैंने लोगों को मैसेज देना शुरू किया। मैसेज देने के बाद भी बड़ा, हस्बैंड ठीक हो गए थे, लेकिन हस्बैंड ठीक हो गए थे, रिकवरी में आ गए थे। जब मैसेज देना शुरू किया, 4-5 साल मैसेज दिया, फिर मुझे किसी ने कहा कि आप लड़कियों का रिहैब खोलो। अच्छा, रिहैब खोलो, लड़कियां भी प्रॉब्लम में थी। तो खोला तो फिर 2006 में, मतलब शायद संभव इसलिए खोला था कि ऐसे बहुत सारे लोग थे जो पैसा नहीं भर सकते, कहीं जा नहीं सकते, कहीं अच्छा धारणाएं बहुत थी कि ये मुश्किल होता है काम। तो लेकिन ये था कि भाई मैंने कहा चलो शायद संभव की स्थापना करते हैं ताकि हम एक प्लेटफॉर्म दे सके किसी भी नशेबाज को कि वो यहाँ आए और हमारे साथ काम करे। तो एक ये सोचकर हमने एक प्लेटफॉर्म बनाया था कि हम लोग लाखों करोड़ों की बात नहीं करते, ना मैं 5 की 10 की, मैं सिर्फ एक नशेबाज का बात करती थी। अगर एक नशेबाज का जीवन सुधरता है तो उसकी फैमिली सुखी हो जाती है। सहज संभव नाम क्यों रखा था? सहज संभव लगा कि लोगों को बहुत मुश्किल लगता था कि क्या नाम रखे क्या रखे, तो मुझे ये लगा कि ये तो इजीली पॉसिबल है, तो सहज संभव ये सोच के नाम रखा था और रखा था। फिर उसके बाद में देखो दिक्कतें खत्म नहीं होती, मैंने काम शुरू किया, मैंने लोगों को मैसेज देना शुरू किया, खूब गालियां खाई। लोग यहाँ तक मुझे कहते थे कि अगर तेरा हमारा घर वाला पीता है ना तो हमें मतलब है, तुम क्यों मैसेज देते हो, अच्छा तुम क्यों सोचते हो। लेकिन जब वो शुरू किया, देखिए बहुत पेनफुल है, जिस घर में नशा है उस घर के बच्चे पलप नहीं पाते, उस घर वालों की कोई इज्जत नहीं होती, और सबसे बड़ी बात जो ह्यूमिलेशन होती है ना, मजाक उड़ाते हैं लोग कि इन लोगों का क्या होगा, इन लोगों को कैसे बुलाएं, इन लोगों के पास कपड़े हैं कि नहीं है, तो बहुत सारी दिक्कतें थी। तो वो सब शर्मिंदगी से मैं जूझ रही थी। तो जब मैं वहां से निकली और मैंने इस तरफ कदम रखा सहज संभव की तरफ, तो मुझे सिर्फ एक ही दिमाग में बात थी कि उनको दोबारा मेन स्ट्रीम में कैसे जोड़ा जाए, और सिर्फ नशेबाज नहीं, उसकी फैमिली को भी सपोर्ट किया जाए, उसकी फैमिली को समझाया जाए कि भाई कम से कम आप लोग जीना मत छोड़ो। क्योंकि क्या होता था कि मैं सुनती थी उसका घर वाला नशेबाज था तो वो उसने तलाक दे दिया, वो अलग रह रहे हैं, मियाँ बीवी अलग रह रहे हैं, बच्चे बुरी हालत में है, माँ बाप है तो उनको
कुछ नहीं, सपोर्ट नहीं है। तो मुझे ये होता था कि फैमिलीज टूटती थी। तो मैंने सबसे ज्यादा फैमिलीज के साथ में, उनके फैमिली वालों के साथ में काम शुरू किया जिनके घर में नशा था और फैमिली जो थी बिल्कुल टूटने के कगार पे खड़ी थी। तो उनके साथ में जब काम करते करते करते, और फिर अनफॉर्चुनेटली वही होता है कि आपके जीवन में कुछ भी इतना आसान नहीं है। बिल्कुल। जब मैं ये रिकवरी में आए, मेरे दोनों बच्चे ग्रोन अप हो चुके थे, बिटिया की शादी करी, तो मेरे हस्बैंड का एक्सीडेंट हो गया। ओह माय गॉड। और उनकी दोनों पैर चले गए। पर ये था कि भगवान से मैं ये कहती हूँ कि उनसे मुझे हिम्मत दी कि वो बेड पे आ गए, उनका लैट्रिन बाथरूम सब बेड पे था, बेड, लेकिन वो नशे से दूर थे। एक्सीडेंट के बाद नशा दूर हो गया उनसे? हाँ, एक्सीडेंट के बाद, एक्सीडेंट से पहले ही हो गया था, पर नशा दूर था उनसे। तो उन्होंने बिस्तर पे बैठे बैठे उन्होंने जो भी मेरे साथ दिया उस टाइम, 10-11 साल, जो भी 13 साल वो बिस्तर पे रहे। हाँ, तो ये एक बड़ा था विचित्र कि काम तो मैंने ही किया शायद संभव के लिए, और कभी ये सोच के नहीं किया था कि अवार्ड मिलेंगे या कोई प्रशंसा होगा, एप्रिसिएशन। लेकिन जब आप काम करते हैं, आपको हर नशेबाज की कहानी जो थी मेरे लिए एक नया सच सबक। बिल्कुल। तो हर नशेबाज की एक कहानी जो थी वो एक नई कहानी थी। बिल्कुल। ऐसा नहीं था कि जो मेरे से मिलती थी या किसी से मिलती थी, बस प्रॉब्लम ये थी कि थी वो पारिवारिक समस्या थी, पारिवारिक जिम्मेदारी को निभाते हुए। तो ये सब चीजें जब करते 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 आज 20 साल पूरे हो चुके हैं मुझे। मैंने 2006 में शुरू किया था काम और 2026 हो गई, 20 साल मैं कंप्लीट कर चुकी हूँ। तो ये लगता है कल की बात है, लेकिन आज थोड़ी सी बस यही है कि हस्बैंड की फिर डेथ हो गई 6 साल पहले। लेकिन ये है कि उसके आज भी ये मेरा काम जो है 365 दिन और 24/7 मेरा काम रुकता नहीं है। मैं 24 घंटे काम करती हूँ, 365 दिन काम करती हूँ और 20 साल से ये लगातार करती आ रही। अच्छा, कई लोगों को ये लगता है कि आपने जो ये सेंटर खोल रखा है, ये सेंटर जो है एक तरीके से पैसे कमाने का जरिया है, इसके बारे में थोड़ा समझाइए। देखिए, एनजीओ में ना मैं एक बात जानती हूँ कि एनजीओ बहुत सारे खुले हुए हैं और क्या लोग सोचते हैं क्या मेरे को नहीं मालूम। एनजीओ 2 ही लोग चला सकते हैं, या तो मेरे जैसे जो भुक्तभोगी हो और जिनको दर्द का पता हो कि दर्द से कैसे निकला जा सकता है, या पैसे वाले लोग, जो लोग दिखाने के लिए जो पैसा खर्च करते हैं और तमाशा देखते हैं। तो अब मेरे पास तो पैसा था नहीं और मैं तो बिल्कुल जीरो से शुरू हुई थी। लेकिन ये है कि पैसा कमाने का तो आप सोचिए ना कि एक नशीली क्या दे देगा आपको। मेरे पास ऐसे भी लड़के हैं जिनके घर में कुछ नहीं आता, फ्री में रखती हूँ मैं। तुर्कमान गेट से, प्लॉट प्लेस से, ऐसी ऐसी जगह से लड़के ढूंढ ढूंढ के लाती थी कि तू इलाज चाहता है। और कई लोग आज कामयाब भी हैं। 2 तो नाम मेरे हैं, एक सुनील जैन जी हैं, उसको मैं लेके आई थी तुर्कमान गेट से। एक मुरली है जिसको लेके आई थी प्लॉट प्लेस से। मुरली आज की डेट में उसकी 16-17 साल की रिकवरी है। सुनील जैन की भी शायद 17-18 साल की रिकवरी है। तो एक हमारे पास जब पहला पेशेंट आया था, वो उसका नाम मैं बताती हूँ, त्रिलोक। वो मेरे पास आने की लोगों का मैसेज आया कि मैडम एक पेशेंट है, वो कबाड़ बीनता है लेकिन नशा करता है, आप उसको रख लो। तो आप ये सोचो कि वो मुझे क्या पैसे देगा। मैं उसको लेकर आई, वो ले आया मेरे पास। अब मानोगे नहीं कि उसके शरीर से इतनी बदबू आ रही थी। हमने सबसे पहले तो उसको नहलाया, उसके बाल साफ करवाए, गंदा किया उसको, उसके कपड़े सारे फेंके, अपने पास से कपड़े दिए। और उसके बाद में फिर वो मेरे पास 6 महीने तक लगातार रहा। 6 महीने बाद उसने ना अपने घर वालों को कहा कि मैडम मैं अपनी बीवी को मिला हूँ। क्या बात है। तो मुझे लगा कि मैंने कहा है तेरे? कहता हाँ वो है। उसकी वाइफ ने एक ही अच्छा काम किया था कि वो अपने पीएल जाके ना उसने वहाँ पर चौकीदारी की नौकरी कर दी और वो बच्चों को पढ़ा दिया। उसने मतलब पीएन की नौकरी करी स्कूल में, तो उसने अपने बच्चों का एडमिशन करा दिया था। तो वो कहता, तो वो जब अपने घर गया तो उसको पहचाना ही नहीं लोगों ने, और पहचाना नहीं। और उसके बाद में वो जब वहाँ से आया तो लोगों ने विश्वास नहीं किया कि तूने नशा छोड़ दिया या कुछ है। फिर वो कार्ड दे के आया मेरा
तो उसका लड़का मेरे पास सिर्फ कंफर्म करने के लिए आया कि ये यहाँ है और ये नशा नहीं कर रहा। तो ये वो लड़का मेरे पास एक साल रहा, लेकिन उसको उसकी रिकवरी 20 साल की हो गई। अगस्त में हो जाएगी उसकी, अगस्त में उसको 20 साल पूरे हो जाएंगे। तो ये देख के अच्छा लगता है कि वो गरीब है, पैसा नहीं उसके पास, तो वो फिर भी क्लीन है, सॉबर है, उसने नशा नहीं किया दोबारा। अच्छा, जब इन लोगों को आप रखते हैं सेंटर में, तो इन लोगों को मैनेजमेंट कैसे करते हैं? क्योंकि खाली नशे से दूर कर देना, नशे से दूर तो नहीं हो पाएगा आदमी, कहीं ना कहीं से तो जुगाड़ करेगा ही नशे का। मैनेजमेंट कैसे करते, क्या व्यवस्थाएं होती है सेंटर में? शुरू में देखो, जो भी नशेबाज आता है ना, खूब गालियां बकता है, क्योंकि वो नशा कर रहा होता है उसने, और नशा कर रहा होता है तो हम यही सोचते हैं कि वो दे ही रहा है, वो ले थोड़ी रहा हमसे। हाँ। तो गालियां, खूब गालियां देता है। पर मुझे मेरे को ये पता था कि जैसे ही इसका नशा उतरेगा उसके बाद में इसकी बैटरी डाउन हो जाएगी, और जैसे ही बैटरी डाउन होती है और वो शक्ल, अच्छा, और मजे की बात, जब काम करते रहो ना आप, और आपको कई बार तो मैं जब पेशेंट को लेने जाती हूँ और वो मेरी शक्ल देखता है तो उसका वैसे ही नशा उतर जाता है। तो ये बड़ा गुड साइन था कि मुझे लगने लगा कि भाई मेरे नाम से भी, कई बार तो मैं हंसने लगी, मैं क्या ऐसा करो मेरी फोटो लगा लो अगर नशा कोई छोड़ता है मेरे नाम से तो। पर एक बड़ी जो अच्छी बात है वो ये है कि जो नशेबाज होते हैं ना, ये बहुत दिल के साफ और दिल के मतलब सच्चे लोग होते हैं, कमजोर लोग होते हैं, और ये लोग बहुत लविंग होते हैं। अच्छा, इनको परिवार वाले मैनेजमेंट क्यों नहीं कर पाते, क्या रीजन होता होगा? परिवार वाले एक्चुअली क्या है ना कि परिवार वालों की कमजोर नब्ज इनको पता होती है। हाँ। कि मैं अपने आप को चोट पहुंचाऊंगा, रोऊंगा, इनको गालियां दूंगा। तो घर वाले भी ना कभी कभी तो ऐसा होता है कि पहले तो खूब पैसे दे के बिगाड़ लेते हैं, बाद में देना बंद कर देते हैं। तो वो तो यही प्रॉब्लम होती है कि इनके पास है और दे नहीं रहे। तो घर वालों से क्या होता है कि घर वालों से आदमी का ना इमोशनल एक वो होता है, तो घर वाले मार भी नहीं सकते पीठ में, लेकिन बाहर वालों के साथ में ना वो अपने आप को बड़ा अच्छा दिखाता है। तो जब नशेबाज कोई भी होगा, वो एक सोसाइटी में वो खुद भी चाहेगा कि मैं ऐसा गंदा काम ना करूं, लेकिन क्या होता है वो घर वालों के आगे जो है शेर, कहते हैं ना घर में बिल्ली भी शेर होती है, वो वाला हिसाब होता है। तो लेकिन क्या है कि जब नशेबाज होता है ना, दिल का बहुत साफ और दिल का इमोशनली ये बहुत वीक होते हैं। अगर थोड़ा सा इनको प्यार से रखा जाए, प्यार से मोटिवेट, आप सोचो मेरे पास 50,000 बच्चों जैसा इनके अंदर वो रहता है। 11-12 हजार पेशेंट मैं एडमिट कर चुकी हूँ, और 40-50 हजार पेशेंट्स को मैं मैसेज दे चुकी हूँ। क्या बात है। तो आप ये देखिए ना कि जो लोग मेरे को जानते हैं, 12-15 साल के बाद भी फोन आ जाए कि मैडम फलाने ने फोन नंबर दिया है, आपका नंबर। तो आप सोचो कि 12-15 साल जो बिना काम के मेरा नंबर रख रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं मेरे दिल के अजीज हैं और मेरे बारे में सोचते हैं, उनको याद रहता है कि रेखा मैडम है। तो ये बस यही कमाया है। आप रही बात फाइनेंशियल की, तो कमाने का तो आप वहाँ पर ट्रांसपेरेंसी है, ऑडिट करवाती हूँ, रहते हैं, अब डोनेशन भी चलता है, लोगों से मांग के उनके घर की चलते हैं, उनके घर के पुराना सामान सब मैं लाती हूँ, तो सबको मालूम है कि कितना मैं कमा लेती हूँ। अभी भी मेरे बैंक अकाउंट में 2000 से ऊपर पैसे नहीं होंगे, क्योंकि क्या है कि जो आता है वो खर्च हो जाता है। तो ऐसा नहीं है कि कमाने के लिए, और ना मैंने कमाने का सोचा। लेकिन आज की डेट में आप सोचो कि चीफ मिनिस्टर 8 तारीख को उन्होंने फरवरी को शपथ ली, और 9 मार्च को मुझे उन्होंने दिल्ली की वुमेन। अच्छा, सूचना कैसे मिली आपके बारे में? कोई लिस्ट गई थी आपके? नहीं, नंबर टाइम्स वालों का फोन आया था मेरे पास, नंबर टाइम्स का कि हम आपको एक इंटरव्यू लेना चाहते हैं, ले लीजिए। तो वो कहने लगे कि नंबर टाइम्स में इंटरव्यू लेंगे, तो वो मेरे बारे में पहले भी छाप चुके हैं, तो कई बार इंटरव्यू हो चुका था। तो उन्होंने ना इंटरव्यू लिया मेरा, और 5 मार्च को मुझे सुबह किसी का फोन आया कि आपका ना आर्टिकल छपा है नंबर टाइम्स। वेरी गुड। तो मैंने कहा अच्छा, मैं फटाफट न्यूज़पेपर पे गई, मैं लेकर आई। तो फिर वहाँ से नंबर टाइम्स के ऑफिस से फोन आया मुझे, मैडम प्रोटोकॉल है, आप 9 को ऑफिस पहुँच जाएंगे। तो मैंने कहा ठीक है। तो मेरे को ये नहीं बताया गया था कि आपको अप्रिशिएशन या अवार्ड मिल रहा है वुमेन्स डे पे। उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि आपकी स्टोरी जो है हम वहाँ पर लोगों को बताएंगे। तो बाइक रैली थी क्लाउड प्लेस में,
तो श्रीमती रेखा गुप्ता और एलबी मिस्टर खन्ना हाँ, हाँ। तेजेंद्र खन्ना, तो वो दोनों की दोनों आए थे। तो वहाँ पर जब अवार्ड मिला तो मेरे को हैरान रह गई, लेकिन अप्रिशिएशन तो देखो आपको मिलता ही है। सारे जितने एलजी सक्सेना जी और सीएम जी दोनों मौजूद दोनों वही मौजूद थे, और उन्होंने 6 महिलाओं को दिया, जिसमें से आप एक थी। एक मैं थी। अच्छा, आपने बोला कि समाज कुछ भी सोच सकता है, लेकिन जो काम करता है उसको पता होता है कि उसको इनकम कितनी आ रही, कितनी नहीं आ रही। और इनकम पाने वाले लोग अलग दिखते हैं, इनकम पाने वाली संस्था अलग दिखती हैं। जैसे आप 18-19 साल से हैं, और आपने, मुझे लग रहा है पहली बार शायद आपने सेंटर चेंज किया है। हाँ, पहली 19 बार। साल बाद, 19 नहीं, एक बार ही पहले 1 साल बाद किया था, जगह छोटी थी वो, फिर आज 19 साल के बाद अब किया है। अच्छा, तो जैसे सरकार तक ये बात पहुंची कि एक रेखा जिंगन जी हैं जो सहज संभव संस्था चला रही हैं, और नशा मुक्त अभियान जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का सबसे बड़ा एम है, सबसे बड़ा मकसद है, सबसे बड़ी एक मुहिम है जो सरकार चलाती है, उसको लेकर आप बढ़ रही हैं आगे। सरकार पोस्टर लगाती है, हाँ, लोगों को अवेयर करती है। आप सेंटर में नशे वाले आदि लोग जो हैं उनको रखकर उनकी गालियां खाते हैं, उनकी डांट फटकार खाते हैं, और हो सकता है शायद वो भागने की कोशिश करते हो तो आप उनको मैनेजमेंट भी करते हैं, कई बार भागते होंगे वो। बिल्कुल। तो क्या सरकार के नुमाइंदे इतने सारे आपके पास आए होंगे, कभी रेखा जी ऐसा नहीं हुआ कि किसी नुमाइंदे ने आपकी फाइल आगे बढ़ाई हो, आपको ये आश्वासन दिया हो कि एक बड़ा सेंटर जो है सरकार की तरफ से बनाएंगे, उसकी आप मैनेजमेंट वाली रहेंगी, आप सारा देखरेख करेंगी, कभी ऐसा कुछ नहीं, कभी ऐसा नहीं हुआ। क्योंकि आपके क्षेत्र की सांसद भी अभी मौजूदा जो हैं और पहले भी जो रहे हैं, और विधायक भी, निगम पार्षद भी, सबको मालूम है, सबको मालूम है मैं नशा मुक्ति चला रही हूँ, और सबके सब मेरे सेंटर पे भी विजिट करते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं। अगर मैं किसी काम का, मेरा काम कैसे, या तो एक लेटर लेना या उनको इनवाइट करना, लेकिन कभी किसी ने अपनी तरफ से इनिशिएटिव में लिया, नशा मुक्ति के लिए बात करते हैं। अब की बार पहली बार एसीपी साहब आए थे और उन्होंने इनिशिएटिव लिया। एसीपी साहब पहले आए विजिट करने और देख के गए, अगले दिन कहना कि मैडम हम इनको एक्टिविटी करा दें, करवा दो मतलब। तो दिल्ली पुलिस ने बल्कि इनिशिएटिव लिया और एक्टिविटी करा के गए, और लड़कों से मिल के गए, लड़कों से बातचीत करके गए। तो ये एक मेरे लिए तो ये भी पॉजिटिव पॉइंट है। दिल्ली पुलिस सरकारी अधिकारी है, और उन्होंने अगर एक्टिविटी कराई है तो ये जानने की कोशिश की है कि आपके सेंटर में लड़के ठीक ठाक है। बिल्कुल, नहीं, एक्टिविटी भी करा के गए हैं, साथ में उनके लिए बातचीत करके गए हैं पूरा। तो मुझे ये एक अच्छा लगता है कि कोई आदमी आपके बारे में पता तो कर रहा है एटलीस्ट। अच्छा, ये अच्छा लगता है आपको? सरकार तक ये बात जाती है, सरकार के नुमाइंदे जानते हैं, लेकिन आज तक आपको सरकार की तरफ से ये नहीं कहा गया कि हम आपको फंड अरेंज करते हैं, व्यवस्थाएं करते हैं? आप ये देखिए कि मैं 11 स्टेट्स में कवर कर चुकी हूँ, सब जगह यही हाल है। मैं दिल्ली से बम्बई गई, अपनी टीम लेके गई और बाय ऑन रोड गई, और हम जगह जगह हमने यहाँ पर नशा मुक्ति का संदेश दिया, नशा मुक्ति की यात्रा टाइप की, यात्रा टाइप। हम दिल्ली से बम्बई गए, दिल्ली से अयोध्या गई, दिल्ली से उत्तराखंड, दिल्ली से हिमाचल प्रदेश, और दिल्ली से और कहाँ गए थे, नहीं, उत्तराखंड, बॉम्बे, मतलब कई राज्यों की जो है 11 स्टेट में कवर क्या बात है, 11 राज्य। अभी भी मेरा मतलब अभी भी मिशन रहता है कि मैं ऐसे ऐसी जगह पे जाऊं और हम लोग बाय रोड जाए, ताकि हम गाँवों में रूरल एरिया टच कर सकें। और हम मतलब दिल्ली से मुंबई गई थी तो मुझे ये वहां पर ब्यावर में लोगों ने रोक लिया कि राजगढ़ एक जगह है वहां पर, और मैक्सिमम जो माउथ कैंसर्स के जो है मैक्सिमम वहीं पर है। तो हमने वहां टोबैको का हमने सबको मैसेज दिया कि आप टोबैको क्यों खाते हैं, लेकिन क्या है कि वो खेती भी होती है और टोबैको इतना मतलब मुंह से चबाते हैं, मुंह में लेते। तो सबसे मैक्सिमम जो एम्स के केसेस हैं राजगढ़ से है, एमपी से, लेकिन गवर्नमेंट तो उनके लिए भी कुछ नहीं कर रही। अब आप ये देखिए ना, कई चीजें तो हमारी मैंडेटरी है, हमें तंबाकू है, कोई उसके ऊपर रोक टोक नहीं है, फ्लेवर्ड गुटखा, रजनीगंधा सब न्यूज में वो सबसे ज्यादा जो है। अच्छा, सरकार की जो मुहिम है, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी चलाते हैं, नशा मुक्त अभियान, वो सिर्फ कागजों में, वो नहीं, वो सिर्फ कागजों में है। अच्छा, उसको कैसे चलाना चाहिए अगर आपकी बात मानी जाए, क्योंकि आप सेंटर चलाती है, कैसे चलाना चाहिए?
चलाना क्या चाहिए कि जगह जगह इनको हेल्थ सेंटर, जैसे ये जो इन्होंने दिल्ली मोहल्ला आयुष्मान खुले, इनमें एक आप काउंसलर बिठाइए, आप बात करिए। नशे पे बात करना नहीं चाहते ये लोग। नशे में स्कूलों में एक ड्रग एजुकेशन जरूर होनी चाहिए। हम लोग सेक्स एजुकेशन की बात करते हैं, साइबर कैफे की बात करते हैं, लेकिन ड्रग एजुकेशन और अल्कोहलिज्म के कोई बात नहीं करता। ऊपर से सब स्कूलों में मैंने एक दो जगह अगर लोगों से बात करने की कोशिश करी तो कहते मैडम आपको जो बच्चों को नहीं पता वो भी बता देंगे। लेकिन इंटरनेट की वजह से आजकल इतने ज्यादा नशे और इतनी ज्यादा वैरायटी कि बच्चों को सब मालूम होता है। जी जी, है ना। और सरकार गुंगी बन के बैठी है, आदमी बन के बैठी है। नशा मुक्त का आंदोलन हो रहे हैं, पता नहीं कहाँ हो रहे हैं। और जो अभियान को आगे बढ़ा रहा है उसको भी सहयोग नहीं किया जा रहा है। हाँ, उनको देखिए दिल्ली में 1640 सेंटर है। मैंने जब शुरू किया था मुझे नहीं मालूम, लेकिन गूगल का भी कलम में अपने बारे में सर्च किया तो वहाँ पता लगा कि मैं सेकंड वुमेन हूँ इंडिया की जो सेंटर चला। क्या बात है। लेकिन मुझे नहीं पता था, मेरे को तो ये गूगल से पता लगा। बताइए, ये गूगल बता रहा है। गूगल बता रहा है। लेखा जी के निकल सेकंड वुमेन वो इज लर्निंग इंडिया एजुकेशन सेंटर वर्किंग फॉर द ड्रग। क्या बात है, क्या बात है। एक ये चीज है, तो मैंने तो कभी ये जानने की कोशिश नहीं करी, पर नशा मुक्त अभियान कहाँ चल रहा है ये मुझे नहीं मालूम। आप गूगल से पूछिए, गूगल। अच्छा, सहज संभव संस्था के माध्यम से सेंटर के साथ साथ मैंने ये देखा है कि आप हर महीने 2 महीने में कुछ इवेंट टाइप का करती हैं, नारी शक्ति को सम्मानित करने के लिए, वुमेन्स बच्चियों को सम्मानित करने के लिए। इसका मकसद क्या होता है और ये किस तरीके से करते हैं आप? आप एक बात बताओ कि नशेबाज कहाँ से आता है? हमारे समाज में से, समाज में से आता है। और हमारे समाज में ऐसी बहुत सारी महिलाएं हैं जो एक आइसक्रीम वेंडर है, जो 2 बजे से लेके और रात को 11:30-12 बजे तक आइसक्रीम बेचती है और अपने बच्चों को अच्छी मतलब पढ़ा रही है। तो मेरे लिए वो भी मांगे हैं, उसको भी अवार्ड दिया। एक हमारे समाज में चंदन नाम की महिला है, वो एमसीडी में एज ए स्वीपर लगी है, बट वो उसको एक अवार्ड मिला। वो बिना छुट्टी किए, विदाउट फेल, वो पूरा ग्राउंड साफ करती है। और वो मतलब कभी मैंने उसको छुट्टी लेके नहीं देखा, और वो अपने गंदगी साफ कर रही है, हमने उसको भी अवार्ड दिया। क्या बात तो है। आप ये देखिए ना कि हमारे समाज में मैं पढ़ी लिखी थी, मुझे पता लग गया या मैं कहीं पर आ गई, लेकिन कई ऐसी महिलाएं हैं जो अपने फील्ड में काम कर रही हैं और अपने बच्चों को पढ़ा रही हैं अपनी जीविका के लिए। तो वो जीविका के लिए कमा रही है। आप सोचिए कि वो कितनी मेहनत करती है, और उसके घर में भी दिक्कतें हैं। तो हम लोग चाहते हैं कि समाज में ऐसी महिलाओं को जगह मिले। आप एक बार देखिए ना, एमपी को सब जानते हैं, एमएलए को सब जानते हैं, को सब जानते हैं, हम सब उनको बुलाते हैं। लेकिन ऐसी महिलाओं का क्या, जो अपने घर से निकलते अपने बच्चों के लिए जीवन यापन कर रही है और अपना देश के लिए समर्पित है। बिल्कुल। तो हम उनके लिए भी हम। और सबसे बड़ी बात, तो ये सम्मान देना कोई एक वो नहीं है, ये सिर्फ एक सम्मान उनको एहसास कराना है कि आप लोग भी जीवन में कुछ कर रही हैं और आप लोग भी हमारी समाज का एक हिस्सा है। क्योंकि मुझे मालूम है कि जब मेरे हस्बैंड नशे में थे और ये था, तो हमें लगता था कि मैं नींद बेचारी गमों की मारी, मेरा जो गुस्सा सबसे ज्यादा पड़ा था। मुझे लगता था कि कोई नहीं है मुझे बचाने वाला। और क्या था कि सेल्फ जो डिप्रेशन होता है ना, सेल्फ पिटी का, वो सबसे गंदा होता है कि मैं बेचारू, मेरे साथ कोई नहीं है, मेरे दोस्त भी नहीं है, मेरे पेरेंट्स भी नहीं है, और उस टाइम आप किसके कंधे पे से देखते हैं। अच्छा मैडम, एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है मेरा। हम नशे की चर्चा कर रहे हैं और नशे को लेकर आप सेंटर चला रहे हैं। आज के दौर में आप समाज में जब भी जाएंगे, दिल्ली की किसी भी चौराहे पे चले जाएंगे, किसी भी मार्केट में चले जाएंगे, पुरुषों से ज्यादा आजकल कंधे से कंधा मिला के महिलाएं भी लंबी लंबी सिगरेट पी रही हैं। सिगरेट क्या नशे के लिए सबसे ज्यादा खराब चीज है? सबसे ज्यादा? देखिए क्या बताऊं, मटेरियलिस्टिक वर्ड हमने बना लिया तो महिलाओं के लिए अगर नशे की लत में पड़ गई
तो उनके लिए मॉरल वैल्यू कुछ नहीं है। तो वो जब नशेबाज, एक बात बताओ, जब नशेबाज हमारे पास आते हैं और नशे के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हैं, चोरी चकारी जो भी, घर से चोरी करनी, बाहर चोरी करनी, तो आप सोचो कि महिलाएं भी करती हैं, तो महिलाएं थक जाती हैं तो महिलाएं भी करती हैं। सबसे बड़ी बात क्या है, पेरेंट्स को चाहिए कि बच्चों में मॉरल वैल्यूज डालें। हम लोगों की ये सबसे उम्मीद हो गई है, कोई भी बच्चा स्कूल जाएगा ना, माँ को चाहिए उसको पूरे नंबर आने चाहिए। माँ कहती है तो डॉक्टर या वकील बनाऊंगी या कोई बड़ी पोस्ट इंजीनियर बनाऊंगी। आप ये सोचिए कि सारे बच्चे क्लास में नहीं होते। यही डिप्रेशन और यही डिप्रेशन जो है, सबसे पहले एजुकेशन सिस्टम ठीक होना चाहिए। अगर हमने आगे वाली पीढ़ी को ठीक करना है तो हमें अपना एजुकेशन सिस्टम ठीक करना होगा। बच्चों को नॉलेज होनी चाहिए बजाय कंपटीशन के। अच्छा, आपके सेंटर में सबसे ज्यादा नशे के आदी किस टाइप के लोग आते हैं? मतलब दारू पीने वाले या चरसी टाइप के? सारे हैं, लेकिन मेरे यहाँ देखो सबसे बड़ी बात है बीटेक लड़का। मेरे पास अभी आज की डेट में भी है बीटेक की हुई है उसमें लड़के में। बीटेक करके लड़का अगर नशा कर रहा है और अपनी फैमिली को परेशान कर रहा है तो आप सोचो कितनी माँ बाप के लिए मरने वाली बात। बहुत बड़ी मेरे बात। पास 2010 में एक लड़का आया था कुलदीप, वो आज इंडिया में नहीं है, अल्कोहलिक था और बीटेक करी थी। उस लड़के से बहुत खूबसूरत लड़का, फैमिली टूट गई, डाइवर्स हो गया, अब तो मदर भी बहुत बीमार रहती है, उसकी फैमिली से मेरा अब तक चल रहा है। लेकिन वो लड़के किसी वजह से कोरोना पर उसकी डेथ हो गई। तो लेकिन क्या है कि ऐसे बहुत पढ़े लिखे लड़के, एक लड़का डॉक्टर पीएचडी की हुई है, उसका कॉलेज है वो, और वो पेरेंट्स बहुत परेशान है। लेकिन ऐसे देखो, अल्कोहलिज्म और एडिक्शन इसकी कोई क्लास नहीं होती। जब आदमी को आदी हो जाता है ना नशे का, तो वो एक सिर्फ एडिक्ट और अल्कोहलिक रह जाता है। शराबी एक शराबी हो जाए, चाहे वो सिर्फ पढ़ा लिखा हो, अनपढ़ हो या मिडिल क्लास का, चाहे वो नौकरी करता हो, तो किसी काबिल नहीं रह जाता, वो सिर्फ एक शराबी ही हो जाता है। समाज को रेखा जी अब पता चल चुका है कि सहज संभव जो है एक सेंटर चलाती है और नशा मुक्त अभियान को लेकर जागरूक कर रही हैं। सेंटर में अपने लोगों को, नशे वाले लोगों को रखती हैं। तो अब जब लोगों का कॉल आता है, आपका परिवार का कॉल आता है, तो किस तरीके से वो अपने नशे के आदी व्यक्ति के लिए आपसे अपील करती हैं, किस तरीके से? देखिए, मैंने आपको बताया ना कि घर वालों को पहले तो यही समझना बड़ा मुश्किल होता है। घर वाले सोचते हैं इसको एडमिट कराने के बाद में हमारी ड्यूटी खत्म होगी। सबसे पहली बात तो घर वालों को ही समझना पड़ता है कि ये रीजन क्या था मुझे याद करने हुआ। मैंने कहा ना, एक्सपेक्टेशन बहुत बढ़ गई है, काम इतना है नहीं, महंगाई इतनी हो गई है, सबसे हर कोई आपकी वाइफ कॉलर जॉब ढूंढता है, राइट है ना, सबको अच्छा चाहिए। आजकल को कूलर कितने मिलते हैं और एसी कितने मिलते हैं, बिल्कुल ना, आजकल एसी की ज्यादा वैल्यू है। लेकिन दिक्कत कहाँ आ जाती है, दिक्कत क्या आ जाती है कि उसके लिए किया क्या जाए। हम लोग ये कभी नहीं सोचते कि उसके लिए क्या किया जाए। बिल्कुल। लेकिन क्या है कि एक्सपेक्टेशन घर वालों की भी बहुत बढ़ गई है और एडिक्ट की भी। तो वहां जाके जो कंट्रोवर्सी शुरू होती है, मैंने कहा ना बहुत सारी चीजें हैं, एजुकेशन सिस्टम खराब है, हमारे यहाँ मेडिकल सुविधाएं नहीं है, मेडिकल सुविधा हो तो आगे साल ज्यादा करप्शन खत्म हो। तो हम लोग तो लोगों को यही कहते हैं कि जब तक लीवर खराब नहीं होगा, जब तक किडनी खराब नहीं होगी, लोग हमारे पास आते ही। जब डॉक्टर लिखेगा ना एडमिट इनटू लीवर, तब तक हमारे पास नहीं आते। तो हमें ये कि हमें ये शुरुआती दौर में ही इसका इलाज को रिकॉग्नाइज करना चाहिए और कम से कम हमें काउंसलर से बात करनी चाहिए। अरे रिहैब इज नॉट द ट्रीटमेंट, रिहैब तो सिर्फ उसकी साइकिल को ब्रेक करने के लिए, लेकिन अगर ट्रीटमेंट आपने करना तो वैसे की चीजें उसको समझाइए, उसको वैल्यू समझाइए, डॉक्टर के पास लेके जाइए। लेकिन बहुत सारी चीजें हैं और बहुत कमियां हैं, तो कुछ नहीं कर सकते। पर जितने मेरे पास लोग आते हैं तो मैं आपको यही समझाने की कोशिश करती हूँ कि आप लोग एक अच्छा जीवन जिए, एक हेल्दी जीवन जिए और उसी हिसाब से हम लोग ट्रीटमेंट का हिस्सा बना। अभी तक लगभग
कितने लोगों को जो है इससे आप बरी कर चुके होंगे? तो मुझे नहीं पता कितनी रिकवरी है, लेकिन अभी तक मेरे सेंटर में कम से कम तो 12,000 से ऊपर मैं एडमिट कर चुकी हूँ। और अभी भी ये है कि मैं मेरी कैपेबिलिटी ये मैं करूँगी। और फिर सबसे बड़ी बात है कि घर वालों की गलती है, पूरा तो सारे सेंटर है। तो आप ये देखिए कि भाई ट्रीटमेंट जब करवाते हैं आप घर वाले, तो कम से कम पहले घर वालों को नॉलेज देनी चाहिए, राइट, कि भाई ये ट्रीटमेंट कैसे होगा, कैसे हमारा लीडर इस चीज से बाहर निकलेगा। तो एक ये मैंने देखो जब मैंने काम शुरू किया था उससे पहले मैंने ट्रेनिंग ली, मैंने बहुत सारे कोर्सेज किए, शॉर्ट टर्म कोर्सेज किए। मैं बेंगलोर तक गई पढ़ने के लिए। मैंने 12 कदम पे काम किया। मैंने इमरजेंसी शॉर्ट कोर्सेज होते हैं वो किए। तो वो करने के बाद में शुरू किया था काम। और अब ये तो एक गॉर्जियस है कि मैं कामयाबी रही। और मुझे अच्छा लगता है कि कई लोग जब जो नशा छोड़ देते हैं वो जब मेरे साथ चलते हैं या मेरे को कहीं भी याद करते हैं, तो आपको एक कंटेंटमेंट, मैंने कभी नहीं काम किया कि मैं पूरी इंडिया को ठीक करूंगी, पर जो लोग मेरे कॉन्टेक्ट में आए और वो आपके जीवन अच्छा जीन है, तो मेरे लिए इतना ही काफी है। लेकिन जिस पार्टी के फादर यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी नशा मुक्त अभियान चलाते हैं और तमाम अपने नेताओं को, मंत्रियों को हिदायत देते हैं कि भाई नशे से लोगों को बचाना है, और उनके ही नुमाइंदे आपके कार्यक्रम में आते हुए देखते हैं, मैंने खूब आते हैं, तो कभी आपने देखा उनका आश्वासन क्या रहता है आपके इस कार्यक्रम को लेकर? नहीं नहीं, जरूरी है, जरूरी है। कोई आश्वासन नहीं देता, कोई आदमी को तैयार नहीं है। भगवान जाने कहाँ काम हो रहा है, और सबको पता मैं काम कर रही हूँ। कभी किसी का आश्वासन तो छोड़ो, किसी का एक फोन कॉल तक नहीं आता कि मैडम हम आपके सेंटर में कुछ 2 कुर्सियां ही भेज रहे हैं। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आश्वासन। अब उनको लगता है कि काम हो रहा है ना गवर्नमेंट का, मुझे हमारे में से कोई बहुत, मतलब 19-20 सालों में अभी तक सरकार से कोई आपको कोई नहीं। और समाज के लोग कितना देते हैं? समाज के लोग से सबको नो डाउट, जितने समाज के लोग हैं, जिन लोग मैं जानती हूँ, तो मेरा प्यार आया है। मेरे साथ और संस्थाएं हैं, मेरे साथ में जो लोग जुड़े हुए हैं, वो लोग मुझे पूरा सपोर्ट देते हैं। पूरा मैं किसी को भी कह दूँ कि मेरे को ये चीज की जरूरत है, तो इस लड़कों के लिए वो मिलने भी आते हैं और समय समय पर विजिट करते हैं। लोगों के समाज का पूरा सहयोग है, और गवर्नमेंट का कोई सहयोग नहीं है, ये सॉरी टू से। बाकी समाज के लोग अगर ना हो तो मेरा करना भी मुश्किल है, क्योंकि मेरे को ना फाइनेंशियल की जरूरत है, मटेरियल की भी जरूरत है, हर चीज की जरूरत है। तो समाज के जितने भी संस्थाएं हैं, सबका शुक्रगुजार करती हूँ, सबका धन्यवाद करता हूँ कि वो समय पे अगर मैं एक बार कहूँगा कि बेटा ये मुझे ये चीज की जरूरत है और मेरे को ये काम करना है, तो वो मेरे साथ खड़े होते हैं। उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, सरकार का देखा जी आपको सपोर्ट अगर मिल जाता है तो आप कितना अच्छा ग्रोथ करेंगी नशा मुक्त अभियान को लेकर, अपने सेंटर को लेकर? सरकार के साथ अगर ये सरकार के साथ में यही है, अगर सरकार के साथ ग्रो करने का तो मतलब अगर सरकार करे, नहीं, सरकार के साथ नहीं, सरकार का अगर आपको फंड की तरीके से सहयोग मिलता है तो देखिए डेवलपमेंट तो अपने आप ही होगा। भैया हर एक चीज जो मैं नहीं कर पाती, मेरे भी कुछ प्लान होंगे, जगह ऐसी जगह मिल जाए हमें जहाँ हम इनको खिला सकें, बाहर घुमा सकें, और एक शेल्टर होम बना सकें इन लोगों के लिए, इन लोगों के लिए रोजगार पैदा कर सकें, है ना। क्योंकि रोजगार की सबसे बड़ी समस्या है कि रोजगार नहीं होता है ना। 5-7 साल 10 साल नशे में निकाल दिए, साल 2 साल में, तो उनको पास रोजगार नहीं है कोई कि ये करेंगे क्या। पहली बात तो जनरेशन इनकम की, तो हम लोग चाहते हैं कि सरकार ऐसी चीजों में मदद करे कि इनको इनकम बढ़ाया जाए, इनको ट्रेन किया जाए, इनके स्किल को बढ़ाया जाए। ऐसा नहीं है, बहुत सारे लड़के हैं जिसमें आप मेरे सेंटर में आएंगे तो एक लड़के ने कारपेंटर का काम जानता था, उसे स्टेज बनाया, बैकड्रॉप बनाया, बनाया। तो आप बताओ कि बिना पैसे के बनाया उसने। मेरी सिर्फ पीले लगी है, उसकी हिम्मत लगी है, लकड़ी मेरे पास पड़ी थी, तो ये
एक बड़ा मतलब तो अगर इनको रोजगार दे दिया जाता है तो ये अपना परिवार अच्छे से, तो यह ऐसा ही पैसे बनता है। जैसे कोई टेलर आ गया तो वो पुराने कपड़ों में से ही बैग बनाना, जैसे बनाना, लड़कों के लिए कुछ करना, तो ये सब चीजें ऐसा नहीं है कि इनमें टैलेंट नहीं है, टैलेंटेड लोग हैं, लेकिन ये है कि जनरेट करने के लिए पैसा चाहिए। अगर आप कोई भी काम करेंगे तो अगर आप पुरानी चीजों से बनाना, हैंडवर्क, हाथ की बनी हुई चीजें बनानी, जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की मुहिम है वोकल फॉर लोकल, तो वो भी काम आ जाएगी। पीछे क्या था कि मैंने सबके न्यूज़पेपर बना के लिफाफे बनाए थे, क्या बात है। पॉलिथीन के लिए, लेकिन उसके लिए भी मतलब मांगना पड़ता है ना। आप न्यूज़पेपर के लिए सबको कहोगे मुझे न्यूज़पेपर दे दो, हम लेकर आते थे मेरे घर में वो बनाकर नहीं, और लिफाफे बहुत बनाए हैं मैंने और मार्केट में बेचे हैं हम लोगों ने, दुकानदारों को देके आए। तो ऐसा नहीं है कि काम नहीं है, काम इनके लिए जनरेट करना पड़ेगा। जनरेट करेंगे, इन लोगों को आगे बढ़ाएंगे तो ये पता नहीं क्या करते हैं, क्योंकि बहुत इंटेलिजेंट होता है, ऐसा नहीं है कि कोई काम नहीं है। अपने सेंटर में विजिट कीजिए, आप देखिए सारी सफाई पे पोडियम बनाया है, स्टेज बनाया है, क्या बात है। और कोई भी चीज मतलब मुझे करनी हो तो मुझे बाहर से लोगों को बुलाने की जरूरत नहीं है। आपको बड़े अच्छे होते हैं, है ना, घर में कोई भी चीज इनको ला के दे दो। तो ऐसा नहीं है कि भाई हमें सबसे बड़ी बात है, हमें अपने घर से ही इनको इनकी एम्प्लॉयमेंट के लिए सोचना पड़ेगा। इनको ठीक करने के बाद में फिर क्या, ठीक करने के बाद में हम क्या करें इनका, क्योंकि काम करेंगे, काम धंधा क्या करें, क्या समझाएं, उनकी फैमिली को कैसे सपोर्ट करें। उनकी फैमिली है बेचारी, वो बेचारी घर से क्या है, गाँव की लेडीज है, वो क्या करेंगी। और वही है, कई लोग आते हैं हम लोग झाड़ू पोछा बर्तन करते हैं, कुम्भी का काम करते हैं, मैडम क्या करेंगे। अब ऐसे जो घर टूटे हुए हैं उन लोगों के हमें सपोर्ट करें, उन लोगों को फाइनेंशियली थोड़ी सी मदद करके उनका अपना काम रोजगार शुरू है, तो ये गवर्नमेंट कर सकती है, और गवर्नमेंट चाहे तो। अच्छा, अभी तक कितनी संस्थाएं हैं जो आपको सम्मानित कर चुकी हैं? अभी देखा जाए तो मेरे को 100 से ऊपर सम्मान मिले हैं। क्या बात है। ऑनरेबल इंडिया, मेरे को थाईलैंड से भी एक्स्ट्रा कंपनी की, उन्होंने भी सम्मान थाईलैंड में बुला के किया, नेपाल में किया, कोरिया वालों ने मुझे एक डेजिग्नेशन दिया। तो ऐसा नहीं है कि आपके एप्लीकेशन नहीं मिलता। और ग्वालियर से, बॉम्बे से, भोपाल से और हिमाचल से उनको बहुत अवार्ड मिले, बट संस्थाओं के अवार्ड मिलने से कुछ नहीं होता। अवार्ड मिलना मुझे एप्रिसिएशन है, काम करने की प्रेरणा बढ़ेगी। आप काम कर रहे हैं, क्या बात है। लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी जो है ना, मॉरल सपोर्ट की जरूरत होती है कि आपके साथ खड़ा कौन है, आपके साथ आपकी वो क्रिएटिविटी है, उसको कैसे आप उसको आगे करेंगे, एनहांस करेंगे। 20 सालों से मैं चला रही हूँ, कि मैंने कहा ना कि 20 साल से मेरी कोई छुट्टी नहीं, 365 दिन चल रहा है, 20 सालों से लगातार चल रहा है। मेरी एक अपने आप में एक कीर्तिमान है कि 20 सालों से हमारी कोई छुट्टी नहीं। अच्छा, जिन लोगों को आप उठा के लाते होंगे, जैसे आपने कहा कि हम रेस्क्यू करते हैं, उठाते हैं, तो क्या कभी उनकी ऐसी कोई कहानी होती है कि जैसे मान लीजिए कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो नशे के आदी पैदाइशी से नहीं होते हैं, कुछ रीजन होते हैं, कुछ उनकी कहानी होती है, जैसे मान लीजिए पत्नी की कहानी, परिवार की कहानी, माता पिता की कहानी, पैसों की कहानी, ऐसा कुछ कभी? तो आप एक चीज पूछे, आपको ये मैंने कहा ना, हर एक नशेबाज जो है मेरे लिए किताब है। अच्छा। अब आपको बताते हैं, मेरे पास 10 11 साल हो गए, छोटे से बच्चे का फैमिली का फोन आया कि वो 10 साल का लड़का, और दिल्ली हाट मगर नौकरी करती थी, वो लड़का नशा करने लगता है। नशा क्या, वो किलर का सोचने वाला, तो हमारा मामू को लेके जाओ, तो हमने कभी हमारा में मर जाएगा, शादी में नौकरी कर, हम उसको लेने के लिए गए। ये बड़े हैरानी की बात है, वो लड़का ना हमें देख के पास में भाग गया, टोला भाग गया। अब मजे की बात है, हम उसको ढूंढते रहे, उसकी बात भी ढूंढ लिया, हमने हमें नहीं पता लगा। रात को घर आके सोया 3 बजे फिर उसकी माँ का फोन आ गया। अब मैं उसको लेने चली गई,
जब आप लेने गए ना तो वो पकड़ तो लिया हमने, वो रोने लगा। 10-11 साल का बच्चा। अब नगर से पूछा तू एक बार नगर छोड़ देते कि वो बता तू जब मोबाइल को लेने आए थे तो तू कहाँ था? बोले बिहार से कहता पेड़ से बैठा हुआ। अच्छा है। पेड़ से बैठा हुआ था, वो हमें देख रहा था हम घूम रहे हैं, नीचे घूम रहे हैं उसको। वो पेड़ पे चढ़ा रहा 3-4 घंटे बाद उठा होगा हमारे जाने के बाद। तो आप और मजे की बात है, उसको लेकर आई, वो 2 महीने मेरे पास रहा। आज की जगह वो दिल्ली हाट पे शोबर है और नौकरी कर रहा है। क्या बात है। दिनेश नाम का लड़का है और दिल्ली हाट में है, दिल्ली आजने वाले में, और वहाँ नौकरी कर रहा था। और मैं उसकी खुशी में से वो मेरे पास 8-10 साल का बच्चा, छोटा सा बच्चा था, और वो 5.5 फुट का लड़का है। क्या बात और है। वहाँ नौकरी कर रहा दिल्ली हाट में। सेंटर आपने खोल रखा है, उसका खर्चा वर्चा कितना महंगा होगा? सेंटर आपका कितना बड़ा बनाया आपने? सेंटर खर्चा मनी से निकलता है। देखिए हम डोनेशन भी एक्सेप्ट करते हैं, डोनेशन पे बहुत मैंने कहा ना कि सब वो भी इन सबको पालने के लिए, हाँ, इनकी व्यवस्था बनाने के लिए। खाना पाना है तो फैमिली भी सपोर्ट करती है। ऐसा नहीं है कि मैं ये कहूँ कि मैं टोटली फ्री है, फैमिली भी सपोर्ट करती है, पर मैं गरीबों के लिए भी था। ऐसा नहीं, कुछ ऐसे भी लोग हैं कि वेल टू डू हैं और वो हमें अच्छा सपोर्ट करते हैं, लेकिन फ्री पे भी है मेरे पास बच्चे, लेकिन उनकी फैमिली हमें पूरी का लॉजिंग का देती नहीं करता, तो वो करता तो देगी तो उसी से सेंटर चलता है। और बाकी तो हम आसपास से डोनेशन इकट्ठी करते हैं फूड का इसका, तो वो सारा सेंटर करते हैं। जैसे जैसे लोगों से मांगा, देखो सबसे बड़ी बात आप एडमिशन लाएंगे तो आपको मांगना पड़ेगा। आप सपोर्ट मांगेंगे और सपोर्ट हमें मिलती है। राइट। ऐसा नहीं है कि मैं कहूँ कि मैं सपोर्ट नहीं देती, मैं लोगों से अपील करती हूँ कि हमें अपना फलाना सामान दे दीजिए, फलानी रंगी दे दीजिए, फलाना स्कैच दे दीजिए। कई बार कई लोग अपना जन्मदिन मनाते हैं तब अपना खाना भेज देते हैं। कई लोग खाने के लिए, वैसे हमारा देश तो वैसे हिंदू धर्म से है, बिल्कुल कभी वापस के लिए भी खाना खाने के पैसे आ जाते हैं, कभी फूड पार्टी आ जाते हैं, ऐसा नहीं है। मतलब समाज के लोग जो हैं वो पूरी तरीके से सपोर्ट करते हैं, बस सरकार को छोड़ के। मतलब जिसको करना चाहिए वो सपोर्ट नहीं कर पा रही है। 16 से 40 सेंटर है, सरकार को चाहिए कम से कम 50,000 भी एक को दे तो वो अच्छे से काम करे, आराम से काम करे। और वो दे सकती है, सरकार दे सकती है कि भाई चलो राशन मंदिरों को मिलते हैं, मंदिरों को मिलता है, मदरसों को मिलता है, किसको नहीं मिलता बताइए आप? मतलब हमको कहता है कुछ नहीं चाहिए, हमें राशन दे दें जो लड़कों को अच्छी तरह से कंप्लीट कर सकते। हाँ, पूरा महीने का राशन वासन दे दे, वो सारी चीजें हम लोग ये भी नहीं कि हम लोग पाते हैं, हमारे सामने को भी बात है कि हमें डॉक्टर प्रोवाइड कर दे। क्या बात। चलो डॉक्टर प्रोवाइड कर दे कि गवर्नमेंट में जो सेंटर खोल रखे हैं, गवर्नमेंट के डॉक्टर्स की ड्यूटी है कि एक दिन आपको। अच्छा, एक सवाल और मेरा रहेगा, सरकार के अलावा क्षेत्रीय विधायक या निगम पार्षद कभी सपोर्ट किए आपको? नहीं, ये रियल बात है। देखो जो बात मुझे बतानी मेरे को कभी ऐसा बोला हो कि मैडम हमारी तरफ से आप राशन रख लीजिए महीने का, हम राशन भिजवा दिया करेंगे, या ये चीज ले लीजिए, कभी ऐसा हुआ हो? कभी, बल्कि हम आपको अरेंजमेंट करना पड़ता है, उनको बुलाने के लिए हमें सारा बॉक्स तैयार करना होता है। हम उनको आगे कहते हैं आप आइए माई बात, आप आगे ये डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। हम जो छोटे बच्चों के लिए सामग्री लाते हैं। लेकिन आप भी किसी उम्मीद से बुलाते होंगे ना कि थोड़ा बहुत सहयोग मिले हमें? आपको जरूरत पड़ती है सामान में रहना हमें, तो हमें पता है कि बांटा जाइए किसी भी काम आ जाए, नहीं तो किसी भी टाइम हमें जब वो तो हम उनको इज्जत से बुलाते हैं। और उन्होंने कभी नहीं कहा कि मैडम ये चेक रख लीजिए तो आप राशन दे आइए, कभी किसी ने नहीं कहा। वैसे आपको चेक देना इनके लिए बड़ा आसान है, मैं सही बता रहा हूँ आपको। और आपके लिए इनकी तरफ से फंड निकालना भी इनके लिए बड़ा आसान है। सरकार को आपका काम दिखाना है बस, खाली आप काम कर रही हैं आराम से। देखिए हम आपसे इसीलिए चर्चा कर रहे हैं कि सरकार आपकी हेल्प करे ना करे, लेकिन क्षेत्रीय जो विधायक और निगम पार्षद होते हैं इनकी नजरों में संस्थाओं का बड़ा गहरा लगाव होता है। आप समझिए बात, आप भी वोट डालती है ना, दिल्ली की है ना आप? तो नाराजगी वाली बात हो जाएगी। हमें 500 आर्थिक इकट्ठे करके हम कोई प्रोग्राम करें तब भी हम ये सोचते हैं ये पता नहीं आएंगे कि नहीं आएंगे,
विधायक बनने के बाद में या कोई पोस्ट मिलने के बाद में हमें इनको हाथ जोड़ के बुलाना पड़ता है कि आप हमारे साथ प्रोग्राम में आइए। तो ये कोई जो कि सरकार का आप सबसे बड़ा काम कर रही हैं, नशा मुक्त अभियान। हम कर रहे हैं, लेकिन हमारी जगह से डरने तो नहीं। चलिए, ये बात अगर सरकार तक पहुंचेगी तो हो सकता है मेरा सेंटर बनना करा दे, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैं गलत काम कर नहीं, सेंटर तो जब बंद होगा ना, जब आप गलत बोल रही हैं। आप तो अपने उन लोगों की हेल्प की बात कर रही हैं जिनके लिए आप काम कर रही हैं। आपको अपने लिए फंड तो चाहिए नहीं है। हमको हाथ जोड़ के मदद मांगते हैं, बस। मदद दे दे कोई तो हमारा सेंटर और अच्छे से करे। भाई मान लो अगर आपके क्षेत्रीय विधायक के पास ये वीडियो जाती है तो वो ये भी तो सोच सकते हैं कि हाँ यार, मैडम सही बोल रही है और हमने तो अभी तक इनकी हेल्प की नहीं है, हमें थोड़ी हेल्प करनी चाहिए, ये भी तो सोच रख सकते हैं वो। आपको एक बात बताती हूँ जी। सामने व्यक्ति है कोई उसके परिवार का एक जरा मेरे पास एडमिट करके दिया, जी। ठीक है। अब वो इस तरफ से मैसेज राम राम भी नहीं करते कि मतलब मैं पता नहीं हो सकता उनके दिमाग में कुछ चलता हो, लेकिन उनको ये लगता है कि भाई इनको हमारी अंदर की बात का पता है, इसलिए नहीं करते। इसलिए मैं बताती हूँ कि जब मैंने शुरू किया था तो एक पेशेंट को एडमिट किया था और आज की डेट में उनके भाई जो है वो अच्छी मतलब में है। तो ऐसा बहुत सारा मैं कहती हूँ इस मामले में जो ये लोग अगर बिना बुलाए आ जाए ना, ये भी बहुत बड़ी बात है हमारी। ये तो बुलाने पे भी नहीं आते सरकार के और नुमाइंदे, और हमारा कोई काम हो तो हमें ये गारंटी नहीं होती कि ये भूल जाएगा। चलिए, अब लास्ट सवाल मेरा रहेगा आपसे। इतनी लंबी जर्नी आपकी रही है, 19 और 20 साल अकेले बलबूते पे पूरा माइंड सेट करके, और एक महिला होने के बावजूद आपने जो दर्द भरी कहानी सुनाई है, क्योंकि आपने तो इस कहानी को हंसते हंसते सुना दिया। हो सकता है कि अगर कोई मेहनत कश महिला अगर इस कहानी को सुनेगी तो मुझे लगता है उसकी आंखें नम हो जाएंगी कि अकेले मेहनत करना और काम करना कितना बड़ा काम होता है एक महिला के लिए, एक नारी के लिए आज के युग में। मेरा सफर लंबा रहा, बहुत पेनफुल रहा। आप ये लगाओ कि 2004 में मेरे हस्बैंड नशे में अपने DLS ले आए, और आप मानोगे कि जैसा लग के मैंने पैर कर लिए कि मेरे बच्चे छोटे हैं तो आप इसका एक्सेप्ट ना करो, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं मैं इसका तो हो जाए। आप ये सोचो कि इतनी गंदी जर्नी बड़ी पेनफुल, बिल्कुल बिल्कुल, हमें कोई बुला के राजी नहीं था, मेरे को ये लगता था बच्चों की शादी कैसे होगी। पर आज की डेट में लगता है कि अगर आप नई नियत से और समाज के लिए कुछ भी करते हैं तो ये कर्मा पे डिपेंड करता है। तो मैं कहता हूँ आप मेरे दोनों बच्चे सुखी हैं, दोनों बच्चे अपने काम कर रहे हैं। भले ही आपने कुछ कमाया नहीं है, घर गाड़ी घोड़े नहीं लिए, लेकिन आपकी परिवार फैमिली खुश है अच्छे से। और आपकी डेट में मैं मतलब कहीं भी चौराहे पे खड़े होकर बोल रहे थे कि मैंने बड़ा स्नैप किया था, तो लेकिन उस टाइम पे सिर्फ ये नहीं थी, मेरे को जब लड़की की शादी करने की तभी बड़ा सोचना पड़ा कि पता नहीं कैसे होगी। और आज के दिन में मतलब आप तो जल्दी अगर देखा जाए तो 20 साल की नहीं, 20 साल की, ये 40 साल की जर्नी, 40 साल की 17-18 साल उनके नशे के साथ और 25 साल मुझे इस पर काम करते हुए। तो ये 40 साल आप लगाओ कि एक दिन में मैंने सपोर्ट करके दिया होगा ये सोचते कि भाई कोई बहुत ज्यादा जैसे कहना चाहिए ना कंफर्टेबल है, बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन फिर भी आज की डेट में मैं ये सोचती हूँ कि क्या पता मेरे को दुख भगवान ने इसीलिए दिया कि मैं और लोगों के लिए काम कर सकूँ, मैं समाज के लिए कुछ कर सकूँ, अपने लिए कुछ कर सकूँ। देखिए अपनी नजरों में आत्मसम्मान होना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी। अपनी जिंदगी में कुछ किया तो ये भी आज सेटिस्फेक्शन है कि चलो मैंने रो के जिंदगी काटी। अब मैं देखते लोग सुसाइड कर देते हैं, बिल्कुल, लेकिन ये कितनी तकलीफ है आप मानोगे नहीं कि जो तकलीफों का अंत नहीं था, उसको सहने के बाद में भी आज इतनी हिम्मत है कि मैं कहीं 4 दिनों में खड़ी हूँ तो मेरे को लोग इज्जत से बात करते हैं। बिल्कुल, ये बहुत बड़ा सम्मान है। अपने आत्मसम्मान को बचा के अपना आत्मसम्मान को बढ़ाना एक बड़ी बात थी मेरे लिए। तो मैं ये शुक्रिया अदा करती हूँ समाज का
मेरे बच्चों का, मेरे परिवार का, और कि भाई उन लोगों ने मेरा साथ दिया और ये मैं कर पाई। और करना कोई आसान नहीं था, एक एक दिन करके आप मिलाओ कि 40 साल हो गए। बिल्कुल। तो ये तो एक बड़ी डिफिकल्ट सी जर्नी थी। पर अब यही वाली बात होती है कि अब उसको रोके भी क्या कर जाए। मैं तो यही वाली बात सोचती हूँ कि भाई मेरे फादर शायद आज होते बहुत खुश होते, बहुत खुश होते मेरे सर। फादर इसी दर्द में चले गए, मेरी लड़की होती है। जब उनकी डेथ हुई तो ये दूसरी में थे और वो एक बात यही कहते थे कि ये कब सुधरेगा। तो मैं तो मैं हमेशा अपने फादर को कहती थी कि आप मेरा हाल पूछा करो, आप घर में पढ़ाया लिखाया है, आप उसका भी पूछो। बिल्कुल। तो मजे की बात आती है, 2005 में मेरे फादर की डेथ थी। 2006 से मैंने काम शुरू किया, मैंने बोल के नहीं देखा। तो आज मैं थैंक यू माय फादर, उनको याद करती हूँ कि उनकी कहीं ब्लेसिंग्स रही होंगी जो मैं आज इस मुकाम पर पहुंची हूँ और अपने क्षेत्र में काम कर रही हूँ। और मैं सभी महिलाओं को एक अपील जरूर करना चाहूँगा कि जिंदगी को ये मत सोचो कि हमें अच्छा मिला या बुरा मिला, और अपने सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए, अपने स्वाभिमान के लिए आप काम करें। आप आजीविका के लिए काम ना करें, आप अपने स्वाभिमान की रक्षा करें, बिल्कुल, अपने परिवार की रक्षा करें अपने। तो ये सब जीवन जो है ना बहुत आसानी से बीत जाएगा। तो अदरवाइज तो बहुत मुश्किल है कि आपको कि हम एक्सपेक्टेशन मेरा पति मेरी इज्जत करे, मेरे बच्चे इज्जत करें। जब तक आप खुद की इज्जत नहीं करेंगे तब तक कोई आपकी इज्जत नहीं करेगा। अच्छा, आपने समाज को संदेश दे दिया, महिलाओं से अपील कर ली, आपने सब कुछ कर लिया, अपने फादर का भी धन्यवाद कर दिया, अब सरकार का भी धन्यवाद करना चाहेंगे? कुछ कहेंगे सरकार को? सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद जो हमें चलाने दे। नहीं, कुछ अपील करना चाहेंगे सरकार से? फिर भी सरकार अपनी तरफ से काम कर रही है, हम सरकार के दखल बिल्कुल नहीं लेना चाहते। और सरकार को चाहिए कि कुछ पॉलिसी ऐसी बनाए कि जो लोग काम कर रहे हैं जो में चाहे थोड़ा कर रहे हैं चाहे ज्यादा, राइट, आप उनको सपोर्ट कीजिए, उनको एक एप्लीकेशन सरकार की तरफ से जरूर देना चाहिए कि भाई आप लोग काम कर रहे हैं। कभी तो कोई आए कि हमें कहे कि भाई नहीं आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हमें लोग एक सड़क का लड़का द्वारा हुआ, मैं उसको अपनी कहानी सुनाती हूँ, वो मुझे अप्रिशिएट करेगा। लेकिन सरकार को नजर नहीं आ रहा 25 सालों से 30 सालों से लोग काम कर रहे हैं तो इनके लिए भी हम कुछ करें। तो ऐसा नहीं है, सैंपल बहुत खुल रहे हैं, मक्का पुट्टी के लिए काम हो रहा है, लेकिन जहाँ जैसे काम हो रहा है आप लोगों को आगे है और हमें आशीर्वाद दे अपना। वैसे आप दिल्ली सरकार की भी नजरों में आ चुकी हैं, आपको अवार्ड मिल चुका है सिर्फ स्टेज पे, उसके बाद में दोबारा किसी ने बुलाया तक नहीं और पूछा भी नहीं। काम कर लिए सीएम ने भी नहीं पूछा, सीएम ने भी नहीं पूछा कि मैम जिसको हमने सम्मानित किया बहुत अच्छा काम कर रही हैं आप, मैडम ने भी कहा। लेकिन उसके बाद में आगे क्या, आगे भी पूछना चाहिए, बुलाना चाहिए। चलो देखो एक लेटर ही कहीं से आ जाता, या हम लोग भी लेटर मोदी जी को मेल पे बहुत सारे लेटर लिखे, मैंने बताया कि मैं ऐसे वुमन हूँ, मैं काम कर रही हूँ और एक बार ही सिर्फ मैं मिलना चाहती हूँ और हम लोग बात करना चाहते हैं। और पता नहीं हो सकता है भाई हमारी बात उन तक ना पहुंची हो, तो मैं तो चाहूंगी कि अगर एक बार मैं आदरणीय नरेंद्र मोदी जी से मिलूं तो मैं उनको जरूर बात करूं कि सर आप आंदोलन के लिए काम कर रहे हैं तो और इससे ज्यादा अच्छा होता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका रेखा जी, आपने अपनी पूरी जर्नी बताई कि 20 से 40 साल आपके कैसे गुजरे समाज में और कैसे आपने समाज के लिए काम किया। और बहुत बड़ा सवाल भी है कि इन 40 सालों में पूरे देश तक आपकी बात पहुंची और आपने कई राज्यों का दौरा किया एज यात्रा के तौर पर, और आपने वहां पर भी नशा मुक्त अभियान को छेड़ा, लोगों को जागरूक किया, और एक लंबी यात्रा के बीच में आपने रास्ते में सफर में लोगों को ये बताया कि नशा इंसान के लिए कितना खतरनाक होता है। लेकिन सवाल मेरा ये उठता है सरकार से कि समाज को ये बात पता है, पूरे देश को ये बात पता है, यहाँ तक कि गूगल भी आपको दूसरे नंबर पर नशा मुक्त अभियान के लिए दूसरे नंबर की महिला बता रहा है। दूसरी तरफ
दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी ने शपथ ली, उसके बाद कुछ ही दिनों बाद, 1 महीने के बाद एलजी साहब ने और आपको सीएम जी ने स्टेज पे बुलाया, आपको सम्मानित किया, आपको अप्रिशिएट भी किया कि आप बहुत अच्छा काम समाज के लिए कर रही हैं। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की मुहिम नशा मुक्त अभियान को सबसे गहराई से अगर कोई आगे बढ़ा रहा है तो रेखा जिंगन जी वो आप बढ़ा रही है। ये बात मैं बोल रहा हूँ, समाज बोल रहा है, गूगल बोल रहा है, ये दुनिया बोल रही है। लेकिन अब सवाल मेरा ये भी उठा हुआ है, जैसे आपने बीच में बोला कि जिन विधायकों को लेकर मैं बोल रही हूँ, निगम पार्षदों के लिए बोल रही हूँ, ऐसा ना हो कि कल मेरा सेंटर बंद हो जाए। देखिए, जब तक हम अपने मन की बात रेखा जी नहीं बोलेंगे तब तक लोगों को समझ में नहीं आएगी। ठीक है, आप बड़े बड़े कार्यक्रम करती हैं, एप्रिशिएट होती हैं और आप नेताओं को भी बुलाती हैं और कहीं ना कहीं नेता समय लेकर आपके पास आते हैं, लेकिन एज ए वीडियो के जरिए, एज ए न्यूज के जरिए नेता को ये बताना बहुत जरूरी है कि सर, अगर हम आपको 50 लोगों के बीच में अपने सेंटर में बुला रहे हैं एक अपील करके, तो कहीं ना कहीं हमारा जो मैनेजमेंट है वो आपको ये कहता है कि आप कुछ तो सहयोग कीजिए, आप मत कीजिए, सरकार से कराइए। सरकार इतने फंड जारी करती है, संस्थाओं के लिए फंड जारी करती है और सरकार की तमाम ऐसी योजनाएं हैं, चाहे स्वच्छता अभियान हो, नशा मुक्त अभियान हो, उसके लिए भी फंड जारी होता है, सेंटरों के लिए फंड जारी होता है। तो क्या आपके लिए एक छोटा सा कोई फंड नहीं बना या नहीं बना सकती सरकार जो आप तक पहुंचे और आप उस फंड से इन लोगों के लिए जो बेचारे सड़क में नशे से परेशान हैं, जिनके परिवार उजड़ रहे हैं, आप खुद सोचिए, आप तो इस जर्नी से गुजरे हैं, आपके घर में आपके हस्बैंड नशे के आदी, आपके फादर नशे के आदी, सोचिए, नहीं फादर नहीं हस्बैंड, सोचिए और आपके घर की हालत कैसी होती होगी जब उस वक्त नशे में आपके हस्बैंड आते होंगे, तो आप किस तरीके से आप कोऑपरेट करते होंगे, कैसे आपके बच्चे क्या नहीं सोचते होंगे। हमने भी ऐसे कई परिवार देखे हैं कि नशे में एक व्यक्ति अपनी बीवी को सरेआम पीटता है, अपने बच्चों को सरेआम पीटता है और नशे में उस वक्त उसको ये नहीं दिखता है कि मैं उसी पत्नी को पीट रहा हूं जिस पत्नी के पेट में मेरा 9 महीने का बच्चा भी है। हालात बुरे हो जाते हैं इस देश में, सोचिए आप। लेकिन चलिए, सरकार नशे को लेकर अगर नशा बंद नहीं करा सकती तो आप जैसे लोगों को सहयोग करना चाहिए ताकि जो नशे के आदी लोग हैं उनको आप सुधार सके और परिवार को बचा सके। मेरी भी सरकार से अपील है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से अपील है, दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी से अपील है, एलजी साहब से अपील है और तमाम जो नेता है, जो विधायक है, निगम पार्षद है, उनसे भी मेरी एक अपील है कि आप इसको अलग वे में मत लीजिए, इसको आप उस वे में लीजिए कि एक महिला ने अपनी 40 साल जर्नी खो दी है, अपनी खुशियां उन लोगों के साथ में बिता रही है जिन लोगों के साथ में उनके फादर, उनका परिवार भी खुशियां नहीं बिताता। ऐसे माहौल में एक नशे के आदी व्यक्ति के साथ परिवार भी साथ छोड़ देता है। मैं सच बात बोल रहा हूं, लेकिन आप सेंटर के माध्यम से उनकी जिंदगी को सुधारने का काम कर रही हैं। आपके लिए बहुत बड़ा सलूट है मेरी तरफ से मैडम कि आप जिंदगी में सबसे बड़ा काम कर रही हैं, यानी कि इंसान को मौत के घेरे से वापस लेके आ रही हैं, यमराज से। ये सच्चाई बता रहा हूं मैं आपको। इसलिए आपने ये जर्नी सुनी, आपने रेखा जिंगवन की कहानी सुनी कि किस तरीके से उन्होंने 40 साल तक अपने आप को उन लोगों के हवाले कर दिया जो लोग बेचारे नशे के आदी थे और हजारों की तादाद में लोगों की जिंदगियां बदल दी। आज भी मुझे लग रहा है कि जो लोग आपको सुन रहे होंगे रेखा जी, शायद उनमें से कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो आपके सेंटर भी आए होंगे और जिन्होंने आपके सेंटर में विजिट की होगी और सालों साल आपके सेंटर में रहे भी होंगे और आज आपको देखकर शायद वो आपके गुणगान भी गाएंगे और भगवान से दुआ भी करेंगे कि आप हमेशा ऐसे सुरक्षित रहें। तो सरकार से मेरी अपील है कि प्लीज अगर ऐसे लोगों के लिए आप काम करेंगे तो मैं गारंटी देता हूं कि सरकार भी मजबूत रहेगी और भगवान भी आपको दुआएं देगा, ये मेरी गारंटी है। तो अगर कैसी लगी आपको रेखा जिंगन जी की जर्नी, कैसे लगा सहज संभव का काम, एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और अगर आपकी तरफ से हो सके
तो इस वीडियो को लाइक भी करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि सरकार तक ये वीडियो पहुंचे और सरकार इनके लिए कुछ इतना सा फंड अरेंज करे ताकि ये उस फंड का सदुपयोग कर सके, उन लोगों में लगा सके जो आज भी नशे के आदी, चरस गांजे के आदी, चोरियां कर रहे हैं, अपने माता पिता की जेबें काट रहे हैं और यहां तक कि परिवार को उजाड़ने का काम कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मैम आपका, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।